दोस्तों, कल्पना करो, तुम किसी कमरे में बैठे हो। 4 लोग हैं, सबके चेहरे शांत, सबकी बातें सामान्य, लेकिन अचानक एक इंसान अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे खिसकाता है। बस इतना सा मूवमेंट। दूसरे इंसान की आंखें 1 सेकंड ज्यादा झपकती हैं। तीसरा हल्की सी मुस्कान दबा देता है और चौथा अपना हाथ मेज पर रखकर धीरे से उंगलियां टकटकाने लगता है। बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आता, पर अगर तुम ट्रेंड हो तो तुम्हें पता चल जाता है किसको डर लगा, कौन छिपा रहा है, कौन कमांड में है और कौन अभी इन्फ्लुएंस में आने वाला है। अब सोचो, अगर तुम ये सिग्नल्स हर जगह पढ़ पाओ, हर सिचुएशन में, तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सबसे पहले पार्ट 1 को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद। तुमने साफ दिखा दिया कि तुम सिर्फ सुनने नहीं आए, तुम समझने और बदलने आए हो। और अब हम उस लेवल में प्रवेश कर रहे हैं जहां बिहेवियर पढ़ना नहीं, दिमाग के अंदर की वायरिंग समझनी है। पार्ट 2 में तुम सीखोगे किसी व्यक्ति की जरूरतें उसे कहां धकेलती हैं, कौन सा हिडन फियर उसके फैसलों को कंट्रोल करता है, कौन सा बिहेवियरल पैटर्न उसकी असली आइडेंटिटी को रिवील करता है, और लैंग्वेज को कैसे इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारी डायरेक्शन में ढलने लगे। यह हिस्सा सिर्फ पावरफुल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल है। अगर पार्ट 1 ने तुम्हें तैयार किया था, तो पार्ट 2 तुम्हें इनसाइड आउट बदल देगा। अब तुम सिर्फ दूसरों को नहीं पढ़ोगे, तुम उनके माइंड के कोर तक पहुंचोगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम बिहेवियर से आगे बढ़कर सीधे माइंड मैकेनिक्स में उतरने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी ही बेस्ट बुक समरी सुनाने के लिए हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस ऑडियो बुक को जल्दी से लाइक कर दो। चलो शुरू करते हैं। वेलकम टू द बिहेवियर ओप्स मैनुअल पार्ट 2, जहां समझ नहीं, कंट्रोल मिलता है। चैप्टर 1, बेसलाइन डिविएशंस। हर इंसान का एक असली रूप होता है, एक तरीका बोलने का, चलने का, हाथों को रखने का, चेहरे पर भाव रखने का, नजरें उठाने और झुकाने का। यह उसका बेसलाइन है, यानी जब वह सच में आराम में होता है तब उसका शरीर जैसा चलता है, वही उसका सच्चा पैटर्न है। और जब यही पैटर्न अचानक बदल जाए तो समझो कि सच अंदर से हिल रहा है। यही बदलाव डिविएशन है। यही डिविएशंस हमें बताते हैं कि कोई क्या महसूस कर रहा है, क्या छुपा रहा है, क्या डर रहा है और क्या कह नहीं पा रहा। अब एक दृश्य सुनो, नया, गहरा, असली। एक लड़का था, नाम आरव। हमेशा शांत, धीमी आवाज, हाथ जेब में, चेहरे पर हल्की मुस्कान। यह उसका बेसलाइन था। एक दिन उसकी बहन ने उससे पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आरव बोला, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उस एक वाक्य के दौरान पहली बार उसके दोनों हाथ जेब से बाहर आ गए। उंगलियां मुड़ने लगीं, कंधे तने, गर्दन थोड़ी कठोर हुई, आवाज आधी सांस पर अटक गई। उसने कुछ नहीं कहा, पर सब कुछ बोल दिया। यहीं से समझ आता है, बात झूठ पकड़ने का नहीं है, बात है बदलाव देखने की। क्योंकि झूठ शब्दों में नहीं होता, झूठ शरीर में होता है। इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाओ? कदम 1, पहले लोगों को ऑब्जर्व करो जब वे आराम में हों, मजाक करते हुए, खाते हुए, कॉल पर कैजुअली, या जब वे किसी सेफ जगह पर हों। यहीं उनका बेसलाइन दिखाई देता है। कदम 2, अब वही व्यक्ति जब संवेदनशील विषय, परेशानी, दबाव या गंभीर स्थिति में आता है, बस नोटिस करो कि क्या बदलता है। बदलाव ही सच है। कभी अपना ही वीडियो रिकॉर्ड करके देखो जब तुम खुश हो, और जब तुम दुखी या चिंतित हो। तुम महसूस करोगे आवाज की गहराई बदलती है, सांसें बदलती हैं, गर्दन का कोण बदलता है, आंखों का कांटेक्ट, समय घटता या बढ़ता है। इसे कहते हैं सेल्फ बेसलाइन अवेयरनेस। जब तुम अपना बेसलाइन समझ लोगे, तुम दूसरों का बेसलाइन और भी तेजी से पढ़ पाओगे। अब सुनो एक गहरी बात, किसी को समझने के लिए तुम्हें शब्द नहीं सुनने, तुम्हें सांसों को सुनना है। क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे इंसान बोले, मैं ठीक हूं, मैं नाराज नहीं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आवाज कांप रही हो, या नजरें रुक गई हों, या हाथ बेतरतीब हिल रहे हों, तो सच यही है, वह अंदर से संघर्ष कर रहा है। और यह समझ लेना सबसे बड़ी भावनात्मक शक्ति है। किसी को समझना उस पर नियंत्रण पाना नहीं है, किसी को समझना उसे देख पाना है बिना उसके कहे। अगली बार जब कोई तुमसे बात कर रहा हो, शब्द मत सुनो, शरीर को देखो। बस 3 चीजें नोट करो,
सांस कैसी है, आंखें स्थिर हैं या भटक रही हैं, हाथ शांत हैं या बेचैन। अगर ये 3 चीजें बदल जाएं, समझो कहानी बदल चुकी है। यह मन पढ़ना है, बिना पूछे, बिना बोले, बिना छुए। अब अगर तुम तैयार हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, बिहेवियरल टेबल ऑफ एलिमेंट्स। तुम्हें एक सच्चा तथ्य सुनाता हूं। इंसान का ज्यादातर व्यवहार शब्दों से नहीं, छोटे छोटे संकेतों से बनता है। चेस ह्यूग्स का अपना बड़ा सिस्टम है, बिहेवियरल टेबल ऑफ एलिमेंट्स, और वह बताता है कि हर छोटा छोटा संकेत मिलकर एक पूरा मनोवैज्ञानिक नक्शा बनाते हैं। अगर तुम ये पढ़ सको तो किसी भी इंसान को 5 मिनट में समझ लेना आम बात हो जाएगी। एक बार की बात है, मैं एक छोटे से कॉफी शॉप में बैठा था। सामने वाली मेज पर 2 लोग बात कर रहे थे। एक नौकरी की इंटरव्यू से लौटा हुआ लग रहा था, दूसरा दोस्त। शब्दों में सब सामान्य था, हाँ ठीक है, सब ठीक होगा, पर शरीर कुछ और ही कह रहा था। उसकी कलाई बार बार घूम रही थी, टेढ़ी मुस्कान बार बार झलक रही थी, और आवाज का टोन हर तीसरे शब्द पर नीचे गिर रहा था। वही छोटे छोटे संकेत ही थे जो मुझे बताने लगे कि अंदर बहुत तकरार है, और चेस का बीटीई यही सिखाता है। हर संकेत को एलिमेंट की तरह लो और उन एलिमेंट्स का पैटर्न पढ़ो। बिहेवियरल टेबल ऑफ एलिमेंट्स का मूल विचार यह है कि हमारे पास बहुत से ऑब्जर्वेबल एलिमेंट होते हैं। आंखों की चाल, सांस की रफ्तार, चेहरे की सूक्ष्म मांसपेशियां, हाथों की मुद्रा, वॉक पैटर्न, वॉइस पिच, प्रॉक्सिमिटी यानी दूरी रखना, और भी बहुत कुछ। हर एलिमेंट का अपना मतलब हो सकता है, पर असली समझ तब आती है जब तुम उन एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ते हो, उनमें बदलाव यानी डिविएशंस देखो। चेस बार बार बताता है, केवल एक सिग्नल मायने नहीं रखता, पैटर्न ही सच बोलता है। अब सीधे व्यावहारिक बात, तुम इसे अपनी जिंदगी में ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। पहला काम, बेस लाइन बनाओ। जब भी तुम किसी को बेहतर समझना चाहो, पहले उसके आराम के समय उसके ठीक वैसे ही जैसा वह बिना दबाव में होता, उसके 3 शुरुआती सिग्नलों पर ध्यान दो। आंखों का मूवमेंट, हाथों की मुद्रा और सांस की रफ्तार। यही उसका बेसलाइन है। दूसरा काम, जब बात महत्वपूर्ण हो तो वही 3 सिग्नल फिर से नोट करो। क्या बदला? वही बदलाव तुम्हें बताएगा कि सामने वाला असल में कैसा महसूस कर रहा है, झिझक, डर, झूठ या दबाव। चेस कहता है, बेसलाइन के बिना डिविएशन का मतलब नहीं निकलता। एक छोटा प्रैक्टिकल तरीका याद रखो। बातचीत में 3 बार अलग अलग क्षणों पर 1 सेकंड के लिए केवल देखो। बुजुर्ग लोग इसे नजर पकड़ना कहते हैं। पहली बार जब वो आराम में हो, दूसरी बार जब कोई भावुक वाक्य आए, और तीसरी बार जब निर्णय जैसा कुछ शब्द आए। इन 3 छोटे नजर पलड़ों से तुम्हें साफ पैटर्न दिखने लगेगा। अगर तुम्हें हाथ का झरना, गला थिएटर जैसा कस जाना या आंखों का बाएं दे से जाना बार बार दिखे, तो समझ लो कि अंदर कुछ चल रहा है, शब्दों से अलग। अब बीटीई का एक और उपयोग है, हाइपोथेसिस बनाना। जब तुम किसी पैटर्न को देखो तो सीधा कंक्लूजन मत दो। पहले एक छोटा हाइपोथेसिस बना लो, शायद वो झिझक रहा है या शायद वो असहज है। फिर अगली इंटरैक्शन में एक छोटा टेस्ट करो। आवाज का टोन नीचे कर दो या एक आसान सवाल पूछो और देखो पैटर्न बदलता है या नहीं। चेस इसका बहुत जोर देता है, बिहेवियर रीडिंग में टेस्ट एंड वेरीफाई करो। यही वैज्ञानिक तरीका तुम्हें गलतफहमी से बचाता है। एक और प्रैक्टिकल टिप, खुद के बेसलाइन को रिकॉर्ड करो। अपने फोन पर 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करो, जब तुम रिलैक्स्ड हो और जब तुम तनाव में हो। फिर सुनो कि तुम्हारी आवाज, शब्दों के बीच के विराम, सांसें कैसे बदलती हैं। जब तुम खुद के बेसलाइन समझोगे, दूसरों के बेसलाइन पढ़ना आसान हो जाएगा। बीटीई ज्ञान सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद की समझ सबसे जरूरी है। इंसान के दिमाग का बड़ा हिस्सा पैटर्न आधारित काम करता है। हमें भाषा मिलकर मनोवैज्ञानिक एजेंडा बदलने में मदद करती है, पर असल सत्य हमारे अनकहे शरीर में रहता है। चेस बार बार यही कहता है कि इन्फ्लुएंस और ट्रूथ दोनों ही इन एलिमेंट्स के पैटर्न से प्रकट होते हैं। इसलिए तेजी से परिणाम पाने के लिए ऑब्जर्व, हाइपोथेसाइज, टेस्ट, यह तुम्हारा 3 चरणीय नियम होना चाहिए। एक छोटा सा टेक अवे जो तुम आज से कर सकते हो। आज एक व्यक्ति चुनो
उसके साथ सिर्फ 60 सेकंड बैठकर 3 चीजों पर ध्यान दो, आंखें, हाथ, सांसें। बस नोट करो, कल दोहराओ, तीसरे दिन तुम खुद फर्क महसूस करोगे। किसी की असली स्थिति समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यही बीटीई का असली कमाल है, छोटे छोटे संकेतों में से सटीक सच्चाई निकालना। चैप्टर 3 आई फेस क्यूज। कहते हैं इंसान के मन में जो चलता है वो पहले चेहरे पर आता है, फिर आवाज में, फिर शब्दों में। लेकिन हम ज्यादातर शब्दों को सुनने में लग जाते हैं, चेहरे को देखने में नहीं। और यही वजह है हम अक्सर झूठ भी सुन लेते हैं और सच भी खो देते हैं। एक लड़की थी, मायरा। उसका भाई कबीर देर रात घर लौटा, फोन बंद, चेहरा थोड़ा फीका, आवाज सामान्य से ज्यादा सामान्य। वो बोला, सब ठीक है, बस काम लंबा था। शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन चेहरा कहानी कुछ और सुना रहा था। जब मायरा ने बस 2 सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा, पलकें ज्यादा तेजी से झपक रही थीं, होंठ बिना वजह हल्का सा दब रहे थे, आंखों का कांटेक्ट टूट रहा था और नजर बार बार दाएं नीचे जा रही थी। इन संकेतों का मतलब था कबीर कुछ छुपा रहा था, बड़ा नहीं पर अंदर कुछ था। मायरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीमे से सिर हिलाया और बोली, अच्छा, जब बताने का मन हो, मैं यहीं हूं। कबीर बैठ गया और कुछ ही मिनटों में सच खुद ब खुद बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि चेहरा सच को बाहर निकाल देता है, अगर दूसरा व्यक्ति उसे देखने वाला हो। अब समझते हैं आसानी से। चेहरा और आंखें सबसे पहले और सबसे जल्दी भावनाएं दिखाती हैं। आंखें तेज तेज झपकना यानी मन दबाव में है, होठों को हल्का दबाना यानी शब्द रोके जा रहे हैं, नजरें बार बार बाएं या दाएं नीचे जाना यानी व्यक्ति भावनात्मक सोच में है, सांस नाक से भारी निकलना यानी गुस्सा या निराशा, जबड़ा हल्का सा टाइट होना यानी अंदर संघर्ष। ये सब किसी को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए हैं। चेस कहते हैं, फेस क्यूज आर इमोशनल फिंगरप्रिंट्स। चेहरे के संकेत भावनाओं के निशान होते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करोगे? बहुत सरल, देखने का तरीका बदल लो। किसी भी बातचीत में शब्द नहीं, आंखें देखो, जवाब नहीं, सांस देखो, भाव नहीं, चेहरे की छोटी हरकतें देखो। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। तुम आज से यह एक छोटा अभ्यास कर सकते हो। जब तुम किसी से बात करो, 2 सेकंड का आई कांटेक्ट रखो, लेकिन ध्यान शब्दों पर नहीं, उनके चेहरे पर रखो। देखो, सांस भारी है या हल्की, नजर ठहरी है या भागती है, होंठ शांत हैं या दबे हुए हैं। इन 3 चीजों से ही 80% भावनात्मक सच्चाई सामने आ जाती है। तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, सच खुद बोलना शुरू कर देता है। सुनने वाले को लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन देखने वाले से कोई बच नहीं सकता। चैप्टर 4 डिसेप्शन डिटेक्शन। झूठ कभी शब्दों में नहीं होता, झूठ हमेशा शरीर में होता है। लोग सोचते हैं झूठ पहचानने के लिए उन्हें बहुत चतुर, बहुत तेज या बहुत अनुभवी होने की जरूरत है। नहीं, झूठ पहचानने के लिए बस एक चीज की जरूरत होती है। तुम्हें समझ होना चाहिए कि सच कैसा दिखता है, और जैसे ही तुम्हें सच की तस्वीर समझ आती है, उस तस्वीर से थोड़ा भी हटना झूठ को खुद ब खुद उजागर कर देता है। एक कॉलेज छात्र था, विवेक। उसके पिता ने उससे पूछा, तुम कल रात कहां थे? विवेक बोला, बस दोस्तों के साथ था। शब्द सामान्य, स्वर सामान्य, चेहरा भी सामान्य, लेकिन एक माइक्रो सेकंड के लिए उसके चेहरे पर एक छोटा सा आधा सेकंड वाला मुस्कान सा खिंचाव आया, फिर तुरंत गायब हो गया। इसे कहते हैं लीकेज, भावना का फिसल जाना। शब्द बोले दोस्त, चेहरा बोला मैं कुछ छुपा रहा हूं। यही झूठ का असली पता है। झूठ बोलने वाला शरीर पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकता। शब्द नियंत्रित होते हैं, शरीर प्रकट करता है। अब असली गहरा तथ्य, झूठा व्यक्ति तुम्हें सीधे जवाब नहीं देता। वह रलाता है, बदलता है, घुमाता है। जैसे, देखो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये बात का कौन सा मतलब है? मुझे याद नहीं, शायद, ध्यान दो। उसने सवाल का जवाब दिए ही नहीं। झूठ अक्सर जवाब न देने से पकड़ा जाता है, न कि गलत जवाब देने से। अब इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करोगे? बहुत आसान है। जब तुम कुछ गंभीर पूछो, जवाब पर नहीं, जवाब से पहले वाले 2 सेकंड पर ध्यान देना। इन 2 सेकंड में सांस बदलती है, आंखों की मूवमेंट बदलती है, चेहरा एक सम 2 मसल्स के लिए हिलता है, आवाज की पिच गिरती है या उठती है, और फिर शब्द आते हैं।
यही 2 सेकंड सच के दरवाजे हैं। अगर उन 2 सेकंड में पलकें ज्यादा झपकीं, नजरें अचानक बगल गईं, थोड़ी नीचे झुकी, आवाज पल भर को रुक गई, तो समझो मन सच नहीं बोलना चाहता। झूठ शब्दों से नहीं पकड़ा जाता, झूठ शरीर के झटकों से पकड़ा जाता है। शब्द सोचकर कहे जाते हैं, शरीर सच जैसा है वैसा दिखाता है। सच अपने आप आता है, झूठ मेहनत मांगता है। इसलिए झूठा हमेशा थकता है और सच कहने वाला शांत। अब एक प्रैक्टिकल अभ्यास जो तुम आज से कर सकते हो। आज सिर्फ एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करो। जब वह कुछ महत्वपूर्ण कह रहा हो, शब्दों को म्यूट कर दो। मन में सिर्फ चेहरा, सांस और आंखों की चाल देखो। तुम हैरान रह जाओगे कितना कुछ बिना बोले सामने आ जाता है। ये डिटेक्टिंग लाइज नहीं, ये देखने की शक्ति विकसित करना है। अब हम पहुंच गए हैं इस पाठ के सबसे गहरे अध्याय तक। चैप्टर 5, द नीड्स डिसीजन मैप्स। हम सब अपने बारे में सोचते हैं कि हम सोचकर निर्णय लेते हैं, पर सच ये नहीं है। हम निर्णय महसूस करके लेते हैं और फिर दिमाग उनसे तर्क जोड़ता है। यानी पहले दिल निर्णय लेता है, फिर दिमाग कहता है हाँ हाँ यही सही है। एक आदमी था, समीर। बाहर से सब कुछ सही, नौकरी स्थिर, दोस्त, घर, परिवार, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन था। एक दिन उसने अचानक पुराना काम छोड़कर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर दिया। जब लोगों ने पूछा क्यों, सब ठीक तो था, वह हर बार अलग अलग जवाब देता। आजादी चाहिए थी, अपने पैशन को फॉलो करना था, मन नहीं लगता था। पर असली बात क्या थी? एक दिन अकेले में उसने खुद से कहा, मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें मेरा होना महसूस हो। वो पहचान की तलाश थी, यही उसकी नीड थी। फैसला तर्क से नहीं आया था, निर्णय भीतर की भूख से आया था। यही है मानव मन का सच। हर इंसान के भीतर 5 मूल भूखें होती हैं। देखा जाना, आई वॉन्ट टू बी नोटिस्ड। समझा जाना, आई वॉन्ट टू बी अंडरस्टूड। महत्व महसूस करना, आई वॉन्ट टू मैटर। सुरक्षित महसूस करना, आई वॉन्ट टू फील सेफ। स्वतंत्र महसूस करना, आई वॉन्ट टू फील फ्री। जब इनमें से कोई भूख अधूरी रह जाती है, वहीं से फैसले जन्म लेते हैं। यही है डिसीजन मैप। अब सुनो, यह तुम्हारी जिंदगी में कहां लागू होता है? जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, गुस्सा मुद्दे पर नहीं होता, गुस्सा अंदर की भूख पर होता है। जब कोई चुप हो जाता है, चुप्पी दर्द की नहीं, अनसुना होने की होती है। जब कोई रिश्ता टूटता है, शरीर नहीं टूटते, जरूरतें टूटती हैं। कोई क्यों जाता है, कोई क्यों रुक जाता है, कोई क्यों लड़ता है, कोई क्यों बदल जाता है? क्योंकि अंदर की कोई जरूरत या तो पूरी हुई है या पूरी नहीं हुई। अब ये जानना तुम्हें क्या देगा? यह तुम्हें सिखाता है, जब तुम किसी को समझना चाहो, उसके शब्द मत सुनो, उसकी जरूरत पहचानो। अगर वह सुना जाना चाहता है, तुम सुनो। अगर वह सुरक्षा चाहता है, तुम स्थिर रहो। अगर वह पहचान चाहता है, तुम सम्मान दो। अगर उसे स्वतंत्रता चाहिए, तुम दबाव मत दो। यहीं पर रिश्ता ठीक हो जाता है। यहीं पर व्यक्ति तुम पर भरोसा कर लेता है। यहीं पर प्रभाव जन्म लेता है। जब भी कोई तुम्हारे सामने कुछ कह रहा हो, अपने मन में बस एक सवाल पूछो, यह इंसान अभी किस चीज की जरूरत महसूस कर रहा है? मत बोलो, मत सुधारो, मत समझाओ, बस महसूस करो। तुम देखोगे बातचीत तुरंत नरम हो जाएगी, टकराव धीमा पड़ जाएगा, सामने वाला खुलने लगेगा। यही है माइंड प्रोफाइलिंग का असली केंद्र। लोग सही शब्दों को नहीं, सही जगह छुई जाने को याद रखते हैं। भावना को समझने वाला हमेशा शब्दों को जीतने वाले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। और अब हम जाते हैं पार्ट 4, इन्फ्लुएंस बिहेवियरल कंट्रोल, जहां असली खेल शुरू होता है। चैप्टर 6, आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस। इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में मानता है, न कि वो जो दूसरों को दिखाता है। यह सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य है। लोग अपनी पहचान के अनुसार व्यवहार करते हैं, न कि अपनी स्थिति या हालात के अनुसार। उदाहरण, अगर किसी को लगता है मैं कमजोर हूं, तो वह मजबूत स्थिति में भी हार जाएगा। और अगर किसी को लगता है मैं चुप हूं पर टूटूंगा नहीं, तो वह सबसे कठिन समय में भी खड़ा रहेगा। आइडेंटिटी यानी मन के अंदर अपनी एक तस्वीर। यह तस्वीर बचपन, शब्दों, रिश्तों, डर और जीत से बनती है। और जब यह तस्वीर बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाता है। एक लड़की थी, तारिणी। लोग कहते थे कि वह बहुत नर्म दिल है, बहुत जल्दी रो पड़ती है, बहुत मासूम है। धीरे धीरे उसने यह बात
खुद पर सच की तरह मान ली। हर संघर्ष में वह टूट जाती, हर आलोचना में चुप हो जाती। एक दिन चेस ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम कब सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करती हो? तारिणी बोली, जब मैं दूसरों के लिए खड़ी होती हूं। चेस मुस्कुराए और बोले, तो तुम कमजोर कब थीं? जब रोएं या जब लड़ीं? तारिणी चुप हो गई। पहली बार उसने अपनी पहचान बाहर से नहीं, अंदर से देखी। वह कमजोर नहीं थी, वह संवेदनशील और साहसी थी। सिर्फ परिभाषा बदल गई और पूरा व्यक्ति बदल गया। यही है आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस। बात इंसान को समझाने की नहीं, उसे उसकी असली पहचान दिखाने की है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। अगर तुम चाहते हो कि कोई व्यक्ति बदले, तो उसकी आदतें मत सुधारो, उसका विश्वास बदलो। उसे यह महसूस कराओ कि तुम वो इंसान हो जो यह कर सकता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति यह बात खुद पर मान लेता है, उसका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। किसी को बदलना है तो तुम यह मत कहो, तुम गलत कर रहे हो, या ऐसा मत करो। तुम बस इतना कहो, तुम इससे बेहतर हो और तुम जानते हो। बस यह वाक्य चेतना के भीतर उतर जाता है। अब इसे रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? स्टेप 1, किसी व्यक्ति का सबसे मजबूत गुण पहचानो। कोई भी, दयालु, शांत, जिम्मेदार, ईमानदार। स्टेप 2, उसे उस गुण की पहचान वापस दो। जैसे, मुझे पता है तुम बहुत ध्यान से सुनते हो। मैंने हमेशा देखा है तुम मुश्किल वक्त में टिकते हो। तुम्हारा दिल गहरा है, तुम भागते नहीं। ये वाक्य इंसान की दोबारा खुद से मुलाकात करा देते हैं। स्टेप 3, अब जब वह अगली बार संघर्ष में होगा, वह उस पहचान के अनुसार व्यवहार करेगा। यही आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस है। बिना जबरदस्ती, बिना समझाने, बिना लड़ाई, बस याद दिलाना कि वह कौन है। व्यवहार बदले तो कुछ नहीं बदलता, पहचान बदले तो सब बदल जाता है। इंसान को जीतने के लिए उसे हराने की नहीं, उसमें उसे खुद लौटाने की जरूरत होती है। चैप्टर 7, हिप्नोटिक स्पीच पैटर्न्स। तुमने कभी नोटिस किया है, किसी की आवाज तुम्हें खामोश कर देती है? शब्द वही होते हैं, भाषा वही होती है, पर असर सीधा दिल पर। कुछ लोग बोलते हैं और हम सुनते हैं, पर कुछ लोग बोलते हैं और हम मान लेते हैं। अंतर कहाँ है? आवाज की लय में, आवाज की ऊंचाई नीचाई में, बोलने की रफ्तार में और खामोशी में। चेस ह्यूग्स कहते हैं, मन शब्दों से ज्यादा रिद्म को फॉलो करता है। यानी लोग तुम क्या बोलते हो नहीं सुनते, लोग तुम कैसे बोलते हो यह महसूस करते हैं। और यही हिप्नोटिक स्पीच पैटर्न्स की जड़ है। सानवी, उसके रिश्ते में लड़ाई बढ़ गई थी। उसका पार्टनर हमेशा जोर से बोलता था, तेज, तीखा, चोट पहुंचाने वाला। सानवी ने जवाब देना बंद कर दिया। वो चुप नहीं थी, वो अपनी आवाज की शक्ति वापस ले रही थी। एक दिन लड़ाई के दौरान उसने बस इतना कहा, धीमे से, एकदम स्थिर सांस के साथ, मुझे पता है तुम अभी दर्द में हो, मैं यहां हूं, बस इतना। वह लड़का चीखते चीखते रुक गया। क्यों? क्योंकि हिप्नोटिक स्पीच पैटर्न्स हमेशा भावनाओं पर सीधा असर डालते हैं। सानवी ने 3 चीजें की, धीमी रफ्तार, साफ सांसें, वाक्यों के बीच खामोशी, और इन 3 चीजों ने पूरी बातचीत का फ्रेम बदल दिया। हिप्नोटिक स्पीच पैटर्न्स का सबसे गहरा नियम, धीमा बोलना यानी शक्ति को दिखता है, तेज बोलना यानी असुरक्षा को दिखता है। जब तुम बोलकर काबू पाना चाहते हो, तुम काबू खो देते हो। जब तुम धैर्य से बोलते हो, तुम्हारे शब्द गहराई तक उतरते हैं। अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करोगे? बहुत आसान। जब तुम बोलो, वाक्यों को छोटे टुकड़ों में बांटो, बीच बीच में 1 सेकंड खामोशी छोड़ो, अंतिम शब्द को थोड़ा धीमा कर दो। उदाहरण, गलत तरीका, कमजोर आवाज, तुम मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूं। सशक्त, हिप्नोटिक तरीका, सुनो, मैं सच कह रहा हूं। अंतर महसूस करो, पहला दिमाग पर धक्का मारता है, दूसरा दिल में उतरता है। हिप्नोटिक स्पीच का इमोशनल कोर। तुम भाग नहीं रहे, तुम प्रभाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस स्थिर हो। लोग स्थिर ऊर्जा के आगे अपना बचाव छोड़ देते हैं और वहीं से प्रभाव जन्म लेता है। आज से जब तुम किसी से बात करो, पहला वाक्य हमेशा धीरे और छोटा बोलना। उदाहरण, मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, मुझे समझ आ रहा है, तुम अकेले नहीं हो। ये वाक्य मन को नरम कर देते हैं और नरम मन सबसे ज्यादा प्रभाव में आता है। आवाज केवल सुनी नहीं जाती,
वह महसूस की जाती है। अगर तुम अपनी आवाज को नियंत्रण में कर लेते हो तो तुम किसी भी व्यक्ति के मन की गति को प्रभावित कर सकते हो। अब अगला अध्याय, चैप्टर 8, एम्बेडेड कमांड्स। बिना सीधे कहे मन में सुझाव कैसे बैठाए जाते हैं। मन हमेशा शब्द नहीं सुनता, मन दिशा सुनता है। यानी हम क्या बोलते हैं यह उतना असरदार नहीं जितना हम बोलते हुए व्यक्ति के मन में क्या दिशा डाल देते हैं। और यही है एम्बेडेड कमांड। ये कैसे काम करता है? जब बातचीत में तुम एक विचार को वाक्य के अंदर छुपा देते हो तो सामने वाला व्यक्ति उसे अपने विचार जैसा महसूस करता है। उसे लगता है ये मैंने सोचा, उसने नहीं कहा। और यही प्रभाव सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब इसे बिल्कुल साफ तरीके से समझो। वाक्य में मुख्य विचार को आवाज, रफ्तार और सांस से थोड़ा अलग किया जाता है ताकि वह सीधा चेतन मन को बायपास करके अवचेतन में उतर जाए। उदाहरण, कोई व्यक्ति चिंतित है, वह कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम बोलो नहीं ऐसा नहीं है, तुम कर लोगे, ये टकराव है, मन बंद हो जाता है। एम्बेडेड कमांड वाली भाषा, जब तुमने पहले मुश्किल चीजें संभाली थीं, याद है, वो वाला सुकून फिर से वही मोड़ आने वाला है। ध्यान दो, हमने सीधा आदेश नहीं दिया, हमने व्यक्ति को उसके अनुभव में वापस ले जाया और आदेश अनुभूति के अंदर एम्बेड हो गया। यह मन के अंदर से निर्देश उठाता है। अब इसे रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करोगे? रूल 1, कमांड को वाक्य के बीच में रखो, सीधा नहीं बोलना। तुम भरोसा करो। एम्बेडेड तरीके से जब तुम भरोसा करते हो चीजें कितनी स्पष्ट हो जाती हैं, है ना? यह निर्देश दर्द की जगह अनुभव से आता है। रूल 2, आवाज की रफ्तार बदलो। कमांड के समय धीमा हो जाओ, बस सांस लो, थोड़ा रुक कर देखो। तुम शांत हो रहे हो, यह आवाज ही संकेत बन जाती है। रूल 3, कमांड को सवाल में छुपाओ, सीधे मत कहो तुम्हें माफ करना चाहिए। एम्बेडेड कमांड, जब दिल थोड़ा हल्का होने लगता है, आदमी खुद समझ जाता है कि छोड़ देना आसान था। देखा, निर्णय उसके मन से निकला लगता है और मन उसी निर्णय को सबसे ज्यादा मानता है जो उसे लगता है उसने खुद लिया। चेस कहते हैं, द ब्रेन फॉलोज द कमांड इट थिंक्स इट जनरेटेड इटसेल्फ। मन अपनी ही आवाज को ज्यादा मानता है, इसलिए एम्बेडेड कमांड्स काम करते हैं। 60 सेकंड का अभ्यास। आज अपने किसी भी वाक्य में कमांड को धीरे और नरमी से रखो। उदाहरण, बस थोड़ा गहरा सांस लो। जब तुम शांत होते हो बातें साफ दिखती हैं। खुद पर भरोसा करना शुरू करो। इनमें कोई जबरदस्ती नहीं। ये मन को निर्देश नहीं देते, मन को दिशा देते हैं। जो बात मन को खुद की लगे वही मन तुरंत मान लेता है। एम्बेडेड कमांड्स व्यक्ति को हराने की नहीं, उसे अपने अंदर लौटाने की कला है। अब हम चलते हैं पार्ट 4 के अंतिम और सबसे रणनीतिक अध्याय पर। चैप्टर 9, ऑब्जेक्शन रिमूवल मॉडल। विरोध, हिचकिचाहट और नो को आसानी से कैसे तोड़ा जाए। लोग ना शब्द इसलिए नहीं कहते क्योंकि उन्हें चीज बुरी लगती है। लोग ना इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है। हर विरोध, हर झुंझलाहट, हर दूरी, हर इनकार का मूल कारण सिर्फ एक होता है, मन अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। लोग चीजों को नहीं रोकते, लोग अपने डर को बचाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्शन को समझो। जब कोई कहता है मुझे नहीं लगता ये सही है, या मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, या मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, तो असल में अर्थ होता है मैं नहीं चाहता कि मुझे चोट लगे, यानी विरोध, यानी डर का बाहरी रूप। अगर तुम इस समय उसे मनाने की कोशिश करते हो, वह और भी कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उसके डर को अस्वीकार कर रहे हो। चेस ह्यूग्स का कोर रूल, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन यू पुश। जितना तुम समझाने की कोशिश करते हो, सामने वाला उतना ही बंद होता जाता है। इसलिए ऑब्जेक्शन रिमूवल मॉडल की पहली सीढ़ी है 1, विरोध का सम्मान करना। वाक्यों में मैं समझता हूं, यह महसूस होना बिल्कुल सामान्य है। कोई भी आपकी जगह होता ऐसा ही महसूस करता। ये वाक्य सामने वाले के डर को सुरक्षित महसूस कराते हैं और यहीं से दरवाजा खुलना शुरू होता है। अब स्टेप 2, डर का नाम लो। नाम लिया, आधा डर खत्म। उदाहरण, ऐसा लग रहा है कि शायद चीजें गलत हो जाएंगी।
थोड़ा भरोसा करने में दुविधा है? डर है कि बाद में पछतावा हो सकता है? ध्यान दो, तुम उसे जज नहीं कर रहे, तुम समझ रहे हो, तुम उसकी भावना को जगह दे रहे हो और मन वह जगह कभी नहीं भूलता। स्टेप 3, विकल्प नहीं, राह दिखाओ। गलत तरीका, ऐसा मत सोचो। डरने की कोई जरूरत नहीं। सही तरीका, हम इसे छोटे कदमों में कर सकते हैं। हम इसे साथ में समझ लेंगे। तुम अकेले नहीं हो। विरोध तर्क से नहीं टूटता, विरोध सुरक्षा से टूटता है। अब एक वास्तविक सीधी जीवन स्थिति। एक दोस्त था, राघव। उसे नई नौकरी का ऑफर मिला। दिल चाहता था ले ले, पर वो डर गया। उसने कहा, नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम सोचो, सलाह दी जाए? नहीं, बस इतना कहा गया, डर में कदम लेना ही तो बढ़ना होता है, और मैं यहां हूं, तुम गिरोगे नहीं। कुछ सेकंड की खामोशी, और उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं ट्राई करता हूं। यह जीत नहीं थी, यह विश्वास था। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए 2 लाइनें याद रखो। जब भी कोई ना कहे, पहले मैं समझता हूं, फिर हम इसे धीरे कर सकते हैं। और तुम देखोगे, जिस दीवार ने तुम्हें रोका था वो धीरे से पिघलने लगेगी। लोग विचारों से नहीं बदलते, लोग सुरक्षित महसूस करके बदलते हैं। अगर तुम सामने वाले के विरोध को लड़ाई नहीं, एक डरी हुई आवाज की तरह सुन लेते हो, तो तुम किसी से भी बात के दरवाजे खोल सकते हो। अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे भारी पार्ट पर। पार्ट 5, बिहेवियरल इन्फ्लुएंस इन हाई स्टेक्स सिचुएशंस। चैप्टर 10, द ग्रेस प्रोटोकॉल। हर इंसान के अंदर एक कमरा होता है जहां वो अपने असली डर, असली चोट और असली सच्चाई छुपाकर रखता है। कोई उस कमरे में घुसने नहीं देता जब तक उसे सुरक्षित महसूस ना हो। ग्रेस प्रोटोकॉल का असली मकसद है सामने वाले को ऐसा माहौल देना जिसमें वह खुद अपने दिल के दरवाजे खोल दे, बिना दबाव, बिना बहस, बिना लड़ाई। क्यों यह इतना जरूरी है? क्योंकि लोग चुप इसलिए नहीं रहते कि उन्हें बात नहीं आती। लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सुना नहीं जाएगा। ग्रेस वही करता है, डर को पिघला देता है। अब इसे बेहद सरल और असली मानव भाषा में समझो। ग्रेस 5 छोटी छोटी चीजें जो इंसान को खुलने देती हैं। जी, ग्राउंडिंग, पहले खुद को शांत करना। अगर तुम बेचैन हो तो सामने वाला कभी नहीं खुलेगा। धीमी सांस यानी भरोसा। आर, रिपोर्ट, जब तक इंसान को यह महसूस नहीं होता यह व्यक्ति मेरा विरोधी नहीं है, कुछ नहीं खुलता। रिश्ता यानी आवाज शांत, नजर स्थिर और बीच में छोटी सी सिर हिलाने की स्वीकृति। ए, एडमिशन, थोड़ी सी अपनी कमजोरी दिखाना। जब तुम थोड़ा सा खुद खुलते हो, सामने वाला अपने आप खुलता है। उदाहरण, कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता मैं अंदर क्या महसूस कर रहा हूं। यह वाक्य दरवाजा खोलता है। सी, क्यूरियोसिटी, धीमे सवाल, तेज तेज पूछना नहीं, इंटरव्यू नहीं, जांच नहीं, बस धीमे और नरम सवाल। उस समय कैसा महसूस हुआ था? उस पल तुम चुप क्यों हुए? दिल ने क्या कहा था? ये सवाल मन को अंदर ले जाते हैं। ई, एम्पैथी, महसूस करना, बोलना नहीं। ये नहीं कहो मैं समझ सकता हूं, यह बहुत औपचारिक लगता है। कहना मैं तुम्हारे साथ हूं, यह दिल में उतर जाता है। अब एक असली और ताजा दृश्य। एक लड़का था, ईशान। हर लड़की, हर दोस्त, हर रिश्ते में वह एक ही बात सुनता था, तुम खुलते क्यों नहीं? तुम अंदर क्या महसूस करते हो, क्यों नहीं बताते? ईशान बोलता था, कहने जैसा कुछ नहीं, पर असल में उसे डर था कि अगर उसने अपना असली रूप दिखाया तो लोग उसे छोड़ देंगे। उसके एक दोस्त ने ग्रेस इस्तेमाल किया, न सलाह दी, न जबरदस्ती की, न समझाया, बस पूछा, जब तुम चुप होते हो क्या तुम अंदर कुछ रोक रहे होते हो? ईशान पहली बार रोया क्योंकि उसे सुरक्षित जगह मिली, सुनने वाला मिला, न्याय करने वाला नहीं। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का तरीका। आज जब तुम किसी से बात करो, जल्दी में मत बोलो, बीच में मत काटो, सवालों को धीमा करो और एक बार अपनी छोटी कमजोरी साझा करो। उदाहरण, कभी कभी मुझे भी लगता है मैं बातें अंदर दबा लेता हूं। यह वाक्य सामने वाले के अंदर का ताला खोल देता है। छोटा दैनिक अभ्यास बहुत असरदार। आज किसी अपने से सिर्फ एक वाक्य कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, पूरी तरह, बिना फोन, बिना जल्दी, बिना सलाह। देखना,
चुप से चुप इंसान भी धीरे धीरे पिघलने लगेगा। दिल का दरवाजा पहाड़ ताकत से नहीं खुलता, नरमी की गर्मी से खुलता है। ग्रेस किसी को तोड़ने की तकनीक नहीं है, ग्रेस किसी को अपनी ही सच्चाई में वापस लाने की कला है। यह हावी होना नहीं, यह जुड़ना है। अगर तुम तैयार हो, अब हम चैप्टर 11 द सिग्मा प्रोटोकॉल शुरू करें। यह अध्याय आइडेंटिटी लेवल इन्फ्लुएंस सिखाता है, यानी किसी इंसान की स्वच्छवि कैसे बदलती है। कभी कभी जिंदगी वो मोड़ देती है जहां या तो तुम अपनी पहचान बदलते हो या वही पुरानी पहचान तुम्हें और छोटी कर देती है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने अपनी किस्मत बदली, उन्होंने सबसे पहले अपनी पहचान बदली। सिर्फ व्यवहार नहीं, खुद को जो वो मानते हैं वो बदला। ये वही जगह है जहां द सिग्मा प्रोटोकॉल काम आता है। पहचान के स्तर पर असर डालने की एक साफ, सिस्टमेटिक और असरदार पद्धति। मैं सीधे कहूंगा, यह किताब का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली पार्ट है। खतरनाक इसलिए कि जब कोई तुम्हारी पहचान बदल दे तो तुम्हारे सारे फैसले, आदतें और रिश्ते अपने आप बदल जाते हैं। शक्तिशाली इसलिए कि सही तरीके से इस्तेमाल कर लो तो तुम किसी भी इंसान को और सबसे ज्यादा खुद को एक अलग इंसान बना सकते हो। सिग्मा प्रोटोकॉल का मूल सिद्धांत सरल है। लोग वही बनते हैं जो वे बार बार महसूस करते हैं कि वे हैं। अगर तुम किसी की खुद छवि, सेल्फ इमेज में धीरे धीरे बदलाव लाते हो, छोटे छोटे प्रमाण, छोटे छोटे रोल और बार बार रीइंफोर्समेंट, तो नया आइडेंटिटी खड़ा हो जाता है। यह दबाव से नहीं होता, यह क्रमिक, सटल और लगातार बदलाव से होता है। एक केस स्टडी सुनो। एक मिड लेवल मैनेजर, नाम चला हुआ नहीं, हमेशा पीछे रहता था। टीम में उसका मान कम था, खुद पर शक रहता था। कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया और सब उसे देखकर हंसने लगे। पर उस दिन एक सही तरह का सिस्टम अपनाया गया। पहले उसे छोटा सा रोल दिया गया जिससे उसे सक्सेस का छोटा अनुभव मिला। फिर सार्वजनिक रूप से उसकी छोटी जीत की सराहना की। फिर धीरे धीरे उसे और ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। हर बार उसकी पहचान के अंदर एक नया स्नैपशॉट जमा हुआ। मैं वो व्यक्ति हूं जो निर्णय लेता है, मैं वो हूं जिस पर टीम भरोसा करती है। 3 महीने में वही आदमी जीत गया। खुद पर भरोसा और टीम का रिस्पेक्ट। और लोग पूछते रहे कि अचानक क्या बदल गया। असल में बदल गया था उसकी पहचान, और वही नई पहचान उसकी हर छोटी हरकत में दिखने लगी। अब सीधे तुमसे बात करता हूं। यह सब सुनकर तुम्हारे अंदर क्या जागता है? क्या तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हें अलग तरह से देखें? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज का वजन बढ़े, कि लोग तुम्हें नेतृत्व के तौर पर माने? अगर हां, तो सिग्मा प्रोटोकॉल के कुछ प्रैक्टिकल कदम मैं तुम्हें अभी देता हूं। सीधे, आसान और रोजमर्रा में लागू होने वाले। स्मॉल विंस की रणनीति। किसी भी आइडेंटिटी शिफ्ट की नींव छोटे छोटे, असल सफल अनुभव होते हैं। पूरे जीवन को पलटने की कोशिश मत करो। कल से एक काम लो जिसमें तुम थोड़ा सा स्ट्रेच कर सको और उसे पूरा करो। हर पूरा हुआ काम तुम्हें एक नया इंटरनल प्रमाण देता है, मैं कर पाया। पब्लिक रीइंफोर्समेंट। जब तुम नया व्यवहार दिखाओ, उसे किसी के सामने एक्नॉलेज कराओ, दोस्त, टीम या परिवार में। लोग तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी को तब मानते हैं जब दूसरों से मिलती पहचान मिलती है। प्रेज छोटा हो सकता है पर सार्वजनिक हो। रोल अडॉप्शन। एक्ट एज इफ। रोजाना 5-10 मिनट के लिए उस नए रोल को एक्ट करो। कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसा डिसीजन लेता है। दिमाग को बार बार उसी मूड में रखने से अवचेतन में वो नया रोल बैठने लगता है। कंसिस्टेंट लैंग्वेज। स्विच। अपने बोलने के तरीके में छोटे छोटे बदलाव करो। मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं करूंगा, और मैं सोच लेता हूं की जगह मैं निर्णय ले चुका हूं जैसा फर्म लैंग्वेज यूज करो। भाषा पहचान को रीइंफोर्स करती है। एंकर। पास्ट एविडेंस। हर बार जब तुम नए आइडेंटिटी की तरफ कदम उठा रहे हो, अपने अतीत की वो छोटी घटनाएं याद करो जहां तुमने असल में वही गुण दिखाया था, और उन्हें अपने दिल में बार बार रिप्ले करो। यह तुम्हें इंटरनली कंसिस्टेंट बनाता है। पहचान बदलना अकेले बड़े बदलावों जैसा नहीं चलता। डर बाद में आता है। कुछ लोग कहते हैं, अगर मैं बदल गया और फिर फेल हुआ तो? यही आदमी झिझकता है। सिग्मा प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा काम यह है कि यह तुम्हें फेलियर से पहले सक्सेस के छोटे संकेत देकर मन को तैयार कर देता है। हर छोटा प्रमाण डर को कमजोर करता है,
और फिर बड़ा कदम उठाना आसान हो जाता है। अब एक छोटा साइकोलॉजिकल टेक अवे जो तुम हमेशा याद रखो। पहचान पर दिया गया छोटा सा एविडेंस समय के साथ बड़े निर्णयों का आधार बन जाता है। तुम्हारे आसपास के लोग भी उसी पहचान को कंफर्म करने लगते हैं और तुम खुद भी उसी आइडेंटिटी के अनुसार सोचने लगते हो। यही पावर है और यही जिम्मेदारी भी। आज शाम एक ऐसा काम कर लो जो तुम्हारे लिए छोटा लेकिन मुश्किल लगे और उसे पूरा करो। फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बोलकर उस काम की सराहना कराओ या खुद आराम से 2 मिनट बैठकर अपनी सफलता पर ध्यान दो। इसे अगले 7 दिन तक दोहराओ। 7 दिन में तुम्हें एक छोटा सा इंटरनल शिफ्ट महसूस होगा। वह वही शुरुआत है जो बड़े बदलावों की नींव रखती है। चैप्टर 12 ओबामा परसुएजन फॉर्मूला। कभी किसी की बात सुनते हुए तुम्हें ऐसा लगा है जैसे हर एक शब्द तुम्हारे अंदर उतर रहा हो और तुम खुद अपनी सोच बदलने लगो? ये कोई जादू नहीं है, ये रहनुमाई की भाषा है और इसका नाम कुछ भी हो, जब बड़े नेता इसे इस्तेमाल करते हैं तो भीड़ उस आवाज के साथ चल पड़ी दिखती है। बाराक ओबामा की पब्लिक स्पीकिंग इसी कला की मिसाल है। रिपीटेशन, छोटी छोटी कहानियां, कंट्रास्ट और वाक्यों की धीमी तेज लय का ऐसा मेल जो सुनने वाले को भावनात्मक रूप से तैयार कर देता है। ये तकनीकें उन्होंने बार बार इस्तेमाल की और असर दिखा। यस वी कैन जैसी सादी लाइन ने एक पूरा मूवमेंट गियारेज दिया। अब मैं तुम्हें सीधे और सादा बताऊंगा ओबामा परसुएजन फॉर्मूला क्या है और तुम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, बिना कोई छल या दिखावा, सिर्फ असरदार इंसानी तरीका। मैं इसका नाम 3 शब्दों में रखता हूं: कहानी, रिद्म, क्लाइमैक्स। पहले कहानी। ओबामा हर बड़े बिंदु से पहले एक छोटी सी इंसानियत वाली कहानी रखते थे, किसी माँ की, किसी सैनिक की, किसी बच्चे की उम्मीद की। कहानी सुनने पर लोग इमोशन में जुड़ते हैं और दिमाग बहाने के लिए तैयार हो जाता है। यही वॉइसिंग और स्टोरी टेलिंग का असर है। दूसरा, रिद्म। उसने वाक्यों की रफ्तार, खामोशी और रिपीटिशन से दिमाग की लय बदली। यस वी कैन जैसी एनाफोरा एक ही शब्द या वाक्य बार बार दिमाग में एक छोटा सा ट्रैक बनाती है जो बाद में सोच को भी डाइवर्ट कर देती है। तीसरा, क्लाइमैक्स। ओबामा अक्सर कंट्रास्ट बनाते, पहले हम क्या थे, फिर हम क्या बन सकते हैं, और अंत में एक सस्पेंस भरा पर मजबूत कॉल टू एक्शन देता। इस तिकड़मी क्रम ने सुनने वालों को न सिर्फ प्रभावित किया बल्कि उनसे एक्शन भी निकाल लिया। अब मैं तुम्हें एक सीधी किताब जैसी परिभाषा नहीं दूंगा, बल्कि वही सब सरल में बताऊंगा जो तुम आज ही अमल में ला सको। स्टेप 1, छोटी कहानी। बोलो, ह्यूमनाइज। शुरुआत में किसी छोटे इंसान की 10-15 सेकंड की घटना बताओ। हार, कोशिश, उम्मीद। कहानी तभी काम करती है जब सुनने वाला खुद को उस घटना में थोड़ा देख पाए। उदाहरण, जब मेरा दोस्त राज ने पहली बार फेलिंग की नौकरी ली, उसने रातों में भी कोशिश जारी रखी। ये दिल खोलता है। ओबामा ने इसी तरह व्यक्तिगत वॉइस और कहानियों से लोगों को जोड़ा। स्टेप 2, रिदम और रिपीटिशन सेट करो। मुख्य संदेश को छोटी सी पंक्तियों में दोहराओ, पर हर बार थोड़ा सा भाव बदलिए। जैसे, हम यह कर सकते हैं, हम यह चुन सकते हैं, हम यह चुनेंगे। रिपीटिशन से एक मेमोरी ट्रैक बनता है जो बाद में निर्णय को आसान बनाता। ओबामा ने यही तरीका बार बार अपनाया। स्टेप 3, कंट्रास्ट से सेंस बनाओ। पहले बताओ कि पहले क्या था, छोटा, साफ, फिर अब क्या हो सकता है, बड़ा, होपफुल। कंट्रास्ट दिमाग में निर्णय के लिए झुकाव बनाता है। स्टेप 4, पॉज और कॉल टू एक्शन। हर बड़े बिंदु के बाद 1-2 सेकंड की खामोशी लो, लोगों का दिमाग भरने देता है। फिर अंतिम में साफ और छोटा कदम बताओ, आज तुम क्या करोगे। ये क्लाइमैक्स है जो सोच को काम में बदल दे। शोध बताते हैं कि पज और क्लाइमैक्स का मेल प्रभाव जगह बनाता है। एक शहर में एनजीओ वाला राहुल था। वह लोगों से दान मांगने जाता, पर लोग अक्सर नहीं रुकते थे। राहुल ने एक नया स्क्रिप्ट ट्राई किया। पहले उसने 20 सेकंड में एक माँ की छोटी कहानी बताई जिसने अपने बच्चों के लिए रातों में कपड़े सिलकर पढ़ाई भेजी। फिर उसने 3 बार छोटा सा ब्रिज लाइन दोहराया, हमें साथ चाहिए, हमें साथ चाहिए, हम साथ में कर सकते हैं। अगले सेक्शन में उसने बताया
कि पिछले साल उनके 50 बच्चों ने स्कॉलरशिप पाई और अंत में एक छोटी खामोशी के बाद उसने कहा, आज तुम एक बच्चे की रात बदल सकते हो, बस आर्स 200। अगले महीने राहुल के पास दान 2x बढ़ गया, क्योंकि उसने कहानी, रिपीटिशन और क्लाइमैक्स को मिलाकर लोगों की भावनात्मक दिशा बदली। यह वही एजेंडा था जो ओबामा की स्पीच राइटिंग में दिखता है, कहानी से जुड़ाव, रिदम से स्मृति, क्लाइमैक्स से एक्शन। अब सीधा प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें तुम आज से यूज कर सको। किसी भी महत्वपूर्ण बात से पहले 20-30 सेकंड की पर्सनल शॉर्ट स्टोरी रखो। अपना मुख्य मैसेज 2-3 बार अलग टोन में दोहराओ, हर बार थोड़ा धीमा करो। आखिर में छोटा सा साफ मेजरेबल एक्शन कहो, एक शब्द कह दो, हाथ उठाओ, आज कल एक काम करो, ताकि लोग तुरंत रिस्पॉन्स दें। भाषाई कंट्रास्ट, पहले वे सबूत का छोटा प्रयोग करो, लोग बदलाव की तस्वीर को अपनाते हैं। और हां, हमेशा पज लो। पज से शब्दों का वजन बढ़ता है। ये सब सिर्फ भाषिक खेल नहीं, ये मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स हैं। रेपिटिशन मेमोरी बनाती है, स्टोरी टेलिंग पैथोस पैदा करती है, कॉन्ट्रास्ट कॉग्निटिव शिफ्ट देता है और पॉज सुनने वाले को एक्शन के लिए तैयार कर देता है। जब तुम किसी को मनाना चाहते हो, याद रखो, सबसे पहले उसे इंसान समझो, फिर दर्शक। ओबामा की ताकत सिर्फ तकनीक नहीं थी, उसकी आवाज में संवेदना थी, उसमें भरोसा था। अगर तुम सिर्फ ट्रिक्स सीखोगे पर दिल नहीं लगाओगे, असर कम होगा। पर जब तुम्हारी कहानी सच्ची होगी और तेरी आवाज में सच्चाई होगी, तो शब्दों का जादू खुद ब खुद काम करेगा। लोग पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं, और फिर वही महसूस किया हुआ उनके फैसलों का आधार बन जाता है। ओबामा फॉर्मूला इसलिए काम करती है क्योंकि वह पहले दिल तक पहुंचती है, फिर दिमाग को दिशा देती है और आखिर में हाथों को काम पर लगाती है। अगर तुम ये पूरी ऑडियो बुक यहां तक सुनकर आए हो, तो एक बात साफ है, तुम बदलना चाहते हो। और सुनो, जो इंसान बदलाव चाहता है वो पहले ही बाकी दुनिया से एक कदम आगे है, क्योंकि बदलना आसान नहीं होता। हमारे अंदर पुराने डर होते हैं, पुरानी आदतें होती हैं, पुराने जख्म होते हैं, पर फिर भी तुम यहां तक पहुंचे। तुमने खुद को पीछे नहीं छोड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने अपने डर से भागना बंद कर दिया और उसे पकड़कर उसकी आंखों में देखा, उस दिन तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारा साहस तुम्हारा साथी बन जाता है। और आज तुम्हारे अंदर वो चिंगारी जग चुकी है। अब तुमको बस इसे आग बनने देना है। अब तुम्हें रुकना नहीं है। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत थी। अब तुम धीमे बोलकर भी असर कर सकते हो, शांत रहकर भी कमरे को बदल सकते हो, और बिना चिल्लाए भी किसी की रूह को छू सकते हो। यह है वो शक्ति जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते हैं, और तुमने उसे आज छू लिया है। अब सुनो, एक आखिरी बात, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। यह तो बस दरवाजा खुला है। अगर तुम इस आग को जलाए रखना चाहते हो, अगर तुम अपनी सोच, अपने मन, अपनी पहचान को और गहरा और मजबूत और शांत बनाना चाहते हो, तो हम साथ चलेंगे। हर दिन, हर कदम, एक आवाज, एक कहानी, एक बदलाव। इसलिए अभी गंभीरता से, बिना सोचे, बस दिल की सुनकर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को, क्योंकि यहां तुम सिर्फ सुनोगे नहीं, तुम बदलोगे। और सुनो, अगली कहानी तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। मैं इंतजार कर रहा हूं, और तुम जानते हो, अब तुम रुकते नहीं।